नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन करते हुए राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा केवल एक बाजार नहीं बल्कि विनिर्माण की महाशक्ति है और यहाँ टेस्ला अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगा। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को सराहते हुए कहा कि हरियाणा में उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विदेशी सहयोग विभाग की स्थापना भी की गई है। केंद्र के उद्घाटन अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही टेस्ला का हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ये पहला सेंटर टेस्ला का खुला है, टेस्ला इंडिया मोटर्स का खुला है। मैं हरियाणा में टेस्ला के आगमन पर भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र हब बन चुका है, लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों से सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है हम लगभग उसके समान हमारा हरियाणा राज्य में है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें, आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी ये पार कर चुका है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, आज हरियाणा का हर जिला हम देखते हैं कि आज रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इन पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक नई ऊंचाई को छुआ है। उधर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण गुरुवार को गोवा के एक दिवसीय दौरे पर हैं और जहां पर उन्होंने पणजी स्थित गोवा विधानसभा परिसर और सिविल सचिवालय का दौरा किया। और इस मौके पर गोवा के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर और सीएम प्रमोद सावंत से अनेक विधायी और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास की योजनाओं के बारे में भी बातचीत हुई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि गोवा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर लंबा और संघर्षपूर्ण राजनीतिक सफर वास्तव में प्रेरणादायक है। उधर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह
ममता बनर्जी नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है और अहंकारी स्वयं नष्ट हो जाता है। पंजाब की वित्तीय स्थिति पर भी उन्होंने कहा कि पंजाब को लूटकर खोखला कर दिया गया है। आज यह सबसे अधिक कर्ज में डूबा राज्य है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए विज ने इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि संविधान पर हमला कांग्रेस ने किया था। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है उसका तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि 2 खिलाड़ियों की जान गई और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब का खा गए सब कुछ। पंजाब एक वक्त देश का सबसे उन्नत प्रदेश माना जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ जो शासक दल आए उन्होंने इसको खोखला कर दिया। आज पंजाब के ऊपर ऋण भी बहुत ज्यादा। कोई हमला नहीं कर रहा संविधान के ऊपर, सारे काम संविधान अनुसार हो रहे हैं। संविधान अनुसार सारे कानून का पालन किया जा रहा है। संविधान का उल्लंघन तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने किया हमेशा। इंदिरा गांधी ने संविधान को एक किनारे रख के इमरजेंसी लगा दी थी, सबके मौलिक अधिकार छीन लिए थे। और ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये रोज संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला करते हैं। कभी चुनाव आयोग पर करते हैं, कभी सीबीआई पर करते हैं, कभी किसी और संस्था पर करते हैं। संविधान पर प्रहार तो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। उधर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने नारनौल जिला मुख्यालय पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान आयोजन किया गया और आपको बता दें कि जिसमें सिरसा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार वोट चोरी से बनी अवैध सरकार है और हरियाणा में हर 8वां वोट फर्जी पाया गया है। और जितने भी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो प्रदर्शन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली के 5 नवंबर को इंदिरा भवन में जो देश के मीडिया के सामने जो बात रखी कि हरियाणा में किस तरह से वोटों की चोरी हुई, 25 लाख वोटों को जो है चोरी किया गया, हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, किस तरह गलत एक एड्रेस, जीरो एड्रेस पे वोट बनाए गए, किस तरह से जर्मनी की मॉडल के नाम से फोटो बनाए गए, इस तरह से जो अवैध तरीका अपनाया, ईवीएम में गड़बड़ी की गई, बैटरी 99% पाई गई, आदि जो परसेंटेज बढ़ाई गई वोटों की, उन सब चीज के खिलाफ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आज ये 11वां जिला है हमारा, 10 जिले इससे पहले हम कर चुके हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी जिला उपायुक्त को जाकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे रही है कि आज हरियाणा में जो सरकार है वो सरकार अवैध है, असंवैधानिक है। पूर्ण बात ये लड़ाई, जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई देश के प्रजातंत्र की है, ये लड़ाई देश के संविधान की भी है, ये लड़ाई लोगों के अधिकारों की रक्षा की है। ये लड़ाई केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं, एक विशेष विधानसभा या लोकसभा तक सीमित नहीं। ये लड़ाई जिस प्रकार से लोगों के अधिकार चोरी हो रहे हैं, वो चाहे एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार चोरी हो रहा है, चाहे किसान को बाजरा और सरसों का रेट जब नहीं मिलता तो एमएसपी का अधिकार चोरी हो रहा है, रोजी रोटी का अधिकार चोरी हो रहा है, खनिज संपदा जो है प्रदेश की उसका अधिकार चोरी हो रहा है। इस लड़ाई को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस लड़ रही है, ये लड़ाई एक विधानसभा चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई एक विशेष विधानसभा क्षेत्र की भी नहीं है, ये लड़ाई लोगों के अधिकारों की चोरी के खिलाफ। और जब सरकारें जनमत से नहीं बनेंगी
तो फिर वो लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती। इसीलिए मैंने कहा, मेरे साथियों ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कुमारी शैलजा जी ने कहा कि ये लड़ाई प्रजातंत्र और संविधान दोनों पर जो हमला हो रहा है और लोगों के अधिकार जो चोरी हो रहे हैं उनके खिलाफ। लोग कैसे जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समर्थन, क्योंकि ये लोगों की दुखती रग पर राहुल जी ने हाथ रखा है। पूरे हरियाणा में आज इस बात की चर्चा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसका पर्दाफाश राहुल जी ने किया। आगे ये सब हमारी जिम्मेवारी है, हम इस पर काम करें, जन जन को हम जागरूक करें। एक इसका तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है जिस पर मीडिया के, इंडिपेंडेंट मीडिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि स्ट्राइक रेट इतना हाई कैसे गया है। इस पर भी थोड़ा शोध और विचार करना पड़ेगा। और क्या कारण है कि आम जनमानस में जब इतना भारी बहुमत कोई ले ले, लेकिन लोगों में कोई जश्न जमीन पर नजर नहीं आया। नंदन अनिल शर्मा जी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक आभार व अभिनंदन। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल का असर नारनौल सामान्य अस्पताल में भी देखने को मिला है, जहां आज सुबह 2 घंटे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। मरीजों को ओपीडी के बंद होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू नहीं। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने कहा कि सरकार उनकी मुख्य मांगों पर बातचीत कर रही है, तो वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के समय उन्हें लिखित में सीधी एसएमओ भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही गई थी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो हड़ताल जो है अनिश्चितकाल के लिए भी जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि हड़ताल के चलते मरीजों ने भी जो है डॉक्टरों का इंतजार करते हुए शिकायत की है कि वह कई घंटों से जो है बिना इलाज के बैठे हैं। बेटी को दिखाने ही हो, बहुत परेशान है, डॉक्टर बैठे नहीं है, तो क्या करूँ, कहाँ पे दिखाने जाऊँ। क्या नाम? मेरा नाम वीर सिंह है, गांव बेगपुर से आया हूँ। 9 बजे का करीब यहाँ बैठा हूँ। डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पर, तो हम बहुत परेशान बैठे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ, कब तक आएंगे डॉक्टर? ये अभी पता नहीं, कहते हड़ताल चल रही है, 11 बजे से पहले नहीं आ सकते। हॉस्पिटल में आए हैं सर, थोड़ी पैर में घुटनों में दर्द है, तो दिखाने के लिए आए हैं सर। छुट्टी करके किसी पानी की नौकरी करते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब स्ट्राइक पे वो मिल नहीं रहे, तो फिर वापस लौटना पड़ेगा वो माइस होकर। तो अभी आपकी छुट्टी भी होगी, दिहाड़ी भी दिख गई और हाँ, यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं मिल रहे। डॉक्टर भी नहीं मिल रहे सर। तो क्या परेशानी हो रही है, किस तरह थोड़े से? घुटनों में दर्द है सर, एडियो में दर्द है सर। आज हमारी पैंडेमिक स्ट्राइक है, 9 से 11 बजे के बीच में। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। एक डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती जो पिछले 10-15 साल से नहीं हुई है, उसको सरकार दोबारा करना चाह रही है। पहले विज साहब जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिटर्न में हमें आश्वासन दिया था और रिटर्न में नोटिंग भी है हमारे पास कि ये भर्ती नहीं होगी। इसकी वजह से हमारा प्रमोशन डिले होता है, स्टैग्नेशन आती है कैडर में। लेकिन अभी हम डीजी साहब से पिछले 10-15 दिन पहले मिले थे, तो पता लगा कि ये भर्ती की फाइल दोबारा चालू कर दी गई है। उसके अगेंस्ट में हम 2 घंटे की स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरी क्या मांग है? दूसरी मांग ये है, मॉडिफाइड एसीपी की है, जिसमें 7600 ग्रेड पे था, 10 साल की पे, उसको 8000 किया गया था और थर्ड एसीपी का 9500 किया गया था, जो रिटर्न में हो गया था। लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो नोटिफाई नहीं हो पाया था गजट में, तो उसके रिगार्डिंग भी है। इसमें जो पेन डाउन है, क्या क्या कुछ सेवाएं बंद है और क्या कुछ? इसमें सर ओपीडी और इलेक्टिव प्रोसीजर बंद है, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम और बाकी सारी सेवाएं चालू है। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी क्या प्लान है? आगामी प्लान ये रहेगा कि अगर जो भी स्टेट बॉडी हमारी डिसाइड करेगी, एजिटेशन को और वो किया जाएगा, तेज किया जाएगा, और हो सकता है कि आगे पूरा शटडाउन किया जाए। रोहतक में टीम इंडिया के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी प्रैक्टिस कर रहा था और उसी दौरान 750 किलो का पोल सीधे हार्दिक की छाती पर आ गिरा, जिससे उसकी जान चली गई। सरकार ने एक्शन लेते हुए जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं हादसे के बाद हार्दिक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। हार्दिक के पिता का कहना है कि उनका सपना था कि हार्दिक भारतीय टीम के लिए खेले और प्रदेश का नाम रोशन करे।
48 घंटे में 2 खिलाड़ियों की मौत से जो है हड़कंप मच गया। और जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही है, जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते वक्त जो है खिलाड़ी बास्केटबॉल को गोल करने की कोशिश करते वक्त जो है वो पोल को यहाँ पर जो है पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जो है सीधा पोल जो है 750 किलोग्राम जिसका वजन बताया जा रहा है वो उसके छाती पर आ गिरा, जिसके बाद जो है खिलाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके कारण परिवार में मातम पसरा हुआ है। और परिजनों का कहना है कि लगातार खिलाड़ी जो है उनका बेटा प्रैक्टिस करता था और उनका सपना था कि एक दिन वो जो है इंडिया के लिए खेले, उनका ये सपना था। लेकिन ये तस्वीरें हैं प्रैक्टिस के दौरान जो है पोल सीधा उसके छाती पे। प्रैक्टिस के दौरान ये हादसा, जिसके बाद चारों तरफ जो है हड़कंप मच गया और इस पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने संज्ञान लेते हुए खेल अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया। हालांकि 2 मौतें यहाँ पर हरियाणा में हुई हैं, जिससे ये चिंता का विषय है कि आखिरकार ये जो मैदान है उसकी देखरेख किस तरीके से होती है। सवाल प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखन माजरा गांव में बास्केटबॉल के नेशनल खिलाड़ी की मौत के बाद हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जांच की। वहीं मंत्री ने खेल ग्राउंड का निरीक्षण किया और मृतक खिलाड़ी के परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खिलाड़ी के परिवार से मुलाकात की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे। रोहतक में बास्केटबॉल पोल गिरने से एक खिलाड़ी की मौत के बाद खेल विभाग ने सभी जिलों के खेल मैदानों में बास्केटबॉल पोल की स्थिति की जांच के निर्देश दिए हैं। तो वहीं रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी में भी बास्केटबॉल पोल की स्थिति ठीक नहीं है, जहां करीब 2 साल पहले पोल पर पेंट कराया गया था, लेकिन खिलाड़ी अभी भी जंग लगे पोल पर अभ्यास करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी स्टेडियम में कई खेलों के कोच भी जो है कमी खलती हुई नजर आ रही है, जिससे खिलाड़ी सही तरीके से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। फुटबॉल कोच चरण सिंह ने बताया कि स्टेडियम में की समय समय पर जो है जांच की जाती है, लेकिन पोल की स्थिति अब चिंता का विषय बनी हुई है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट के पोल पर जंग लग चुका है, जबकि सिंथेटिक ट्रैक की मांग पूरी होने के बाद अब हॉकी ग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा के लिए भी फाइल भेजी गई है। सबसे पहले तो उस खिलाड़ी को हमारे रेवाड़ी की स्टाफ से तरफ से पूरे खेल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भविष्य में ऐसा ना हो और हमारे इस रावतुला स्टेडियम और रेवाड़ी में स्थित बाकी राजीव गांधी और खेल स्टेडियम में जितने भी हमारे प्ले फील्ड है, खास करके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, तो उन सभी के लिए हमने एक आदेश जारी कर दिया कि आप अपने अपने चेक करके देख लें कि किसी की कोई पोल की जर्जर हालत तो नहीं है। लेकिन हमारे सभी पोल दुरुस्त है और हमारे सभी कोचेज वहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ साथ राव तुलाराम स्टेडियम में आपने देखा होगा यहाँ दोनों के दोनों बास्केटबॉल कोर्ट बिल्कुल नए पोल लगे हुए हैं और ठीक है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है। तो हमारे यहाँ काम भी चालू है और समय समय पे हम जो हमारी कमियां हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके एस्टिमेट बनवा करके विभाग से मंजूरी के लिए भेज देते हैं और मंजूरी आने के बाद पंचायत विभाग या लोक निर्माण विभाग उसको बना देते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।